नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आज का मुद्दा है कि क्या अब की बार पश्चिम बंगाल में बनेगी बीजेपी सरकार। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सबसे बड़ा वार किया है। नेटवर्क 18 ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बातचीत में अमित शाह ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी पिछले काफ़ी महीनों देखा गया है कि वो कोई भी केंद्र पर एक अटैक करने में चूकती नहीं है। आपके ऊपर तो खास करके ये तक कहा है कि अमित शाह जी खुद ही क्यों नहीं बंगाल की सरकार चला लेते हैं। एक तानाशाही का माहौल बना हुआ है और जो है जो चाहते हैं बिना किसी से पूछे राहुल मुझे सुन लो, पहले एक बात का जवाब दे दूं। मैं तो नहीं चला सकता। जी मैं सांसद हूं, बंगाल में जाकर मैं सरकार नहीं चला सकता, मगर इनकी इच्छा भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार चलाए वो बंगाल की जनता बहुत जल्द पूरी करने वाली है। चुनाव होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जिस प्रकार की अव्यवस्था वहां फैली है, बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, तो उन्होंने ठीक ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चला ले। उनकी मंशा बंगाल की जनता जल्दी पूरी कर दे। बीच में अभी कोरोना वायरस को लेकर भी उन्होंने कहा, जो ट्रेन जा रही थी माइग्रेंट्स को लेकर, उन्होंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। उन्होंने कहा कि ये जो है क्या कहते हैं, कोरोना एक्सप्रेस बोला उसको। तो इस सब को आप कैसे देखते हैं? ये वेस्ट बंगाल से सेंटर की जो लड़ाई है ये बढ़ती ही जा रही है, ये दरार जो है और गहरी होती जा रही है। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। यूपी के अंदर 1200 से ज्यादा ट्रेनें गई, बिहार के अंदर लगभग 1000 ट्रेनें गई हैं, बंगाल के अंदर 100 ट्रेन भी नहीं गई हैं। और कोई बंगाली अपने राज्य के अंदर वापस जाना चाहता है और उसको कोरोना एक्सप्रेस का नाम देना, क्या वो बंगाली का अधिकार नहीं है अपने घर वापस जाने का? मैं आपकी चैनल के माध्यम से ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है वो बंगाली नागरिक का जो कहीं तमिलनाडु में बैठा है, गुजरात में बैठा है, महाराष्ट्र में बैठा है, वो अपने परिवार के साथ इस संकट के समय रहना चाहता है, तो उनको वापस न भेजे केंद्र सरकार? और सब राज्यों ने अपने अपने प्रवासी मजदूरों को लिया है, सिर्फ बंगाल में नहीं गए, सबसे कम बंगाल ने लिया है। आज भी ट्रेनें नहीं ले रही। और मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता इस वाक्य को चुनाव में ढंग से याद रखेगी कि जो बंगाली आ रहे हैं उनको आपने कोरोना एक्सप्रेस का नाम दिया है। चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कोलकाता से हमारे सहयोगी आशिका सिंह इस वक्त हैं, बीजेपी से तरुण चुंग हमारे साथ होंगे, मौजूद है इस वक्त टीएमसी समर्थक तौसीफ अहमद खान अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस से कमरुज़मा चौधरी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जिस तरीके की स्थिति है उसको समझने से पहले मेरा सवाल, क्योंकि टीएमसी से होना चाहिए लेकिन अभी क्योंकि वो जुड़े नहीं है, इसलिए तरुण जी आपसे मेरा सवाल, तो क्या अब की बार बंगाल में बीजेपी सरकार? निश्चित रूप से बंगाल की जनता ने मन बना दिया है कि एक तानाशाह दीदी की सरकार अब नहीं चाहिए। एक ऐसी सरकार जो सत्ता में बने रहने के लिए वहां मर्डर कराती है, हत्याएं कराती है, हमले कराती है, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स नहीं होने देती, यहां तक कि बड़े बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर जहाजों की परमिशन चुनाव आयोग के चलते हुए कैंसिल करती है। और एक माहौल वहां तनाव का, टेरर का ममता जी ने बनाया है और वो उनको भूल गया कि वो खुद भी इसी टेरर के माहौल से जीत कर आई थी। और टेरर का माहौल जो है वो बंगाल के अंदर जो बना है, आप उसका रिजल्ट देखिए। जितना इन्होंने लोगों पर अत्याचार किया, वहां की जनता ने इनका 12% वोट कम कर दिया और 16% बीजेपी का बढ़ा दिया। आप देखिए, हम वहां पर 18 सीटें जीते हैं, लेकिन 18 सीटें जीते हैं लेकिन हमारा वोट प्रतिशत वहां 40% है। टीएमसी हमसे कुछ आगे लेकिन उनका वोट प्रतिशत 43% है। तौसीफ अहमद खान, पिछले जो आंकड़े रहे हैं लोकसभा में 18 सीटें बीजेपी जीती, उसके बाद अमित शाह का भी ये दावा कि अब की बार बीजेपी की सरकार बंगाल में, डर लग रहा है क्या अब?
नहीं, देखिए अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि तृणमूल का वोट परसेंटेज घट गया है और बीजेपी का बढ़ गया है, तो उनके पास शायद आंकड़ा वो भूल गए। इसके बाद में पिछली दफा अच्छे से बात किए थे कि टीएमसी का वोट शेयर बढ़ा है, सीट घटा है, ये बात सही है आपका 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, लेकिन वोट शेयर तृणमूल का बढ़ा है। अगर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा तो वो इसलिए क्योंकि सीपीएम का वोट शेयर जो है वो शिफ्ट हो गया, लेफ्ट पार्टी का वोट शेयर शिफ्ट हो गया था आपके इनके तरफ, बीजेपी की तरफ। अभी जो असेंबली इलेक्शन होने वाला है तो वो सीपीएम के लोग अपना वोट शेयर को रिटेन करने वाले, उनका यही प्रोग्राम है। उनका तो बीजेपी के साथ कोई गठबंधन तो हुआ नहीं है, तो बीजेपी को वोट कौन देगा? और बीजेपी का चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन है? वो दिलीप घोष, जो कहते हैं वो बीजेपी चीफ है बंगाल के, और उनका पिछले हफ्ते ही स्टेटमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आमरा क्वारंटीन मानबो ना, आमरा लॉकडाउन मानबो ना, यानी ठीक है कि हम लॉकडाउन को नहीं मानेंगे, हम क्वारंटीन को नहीं मानेंगे। इस तरह का स्टेटमेंट अमित शाह के न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू की प्रतिक्रिया देते हुए दरअसल टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का ट्वीट भी इस बीच आया और उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अमित शाह जी, ये फिर से बताने के लिए शुक्रिया कि आपकी पार्टी के लिए सबसे जरूरी है 2021 का बंगाल चुनाव। कोरोना की चुनौती से पार पाना नहीं, अम्फन तूफान से प्रभावित लोगों के साथ खड़े होना नहीं। आप अपनी राजनीति कीजिए, ममता बनर्जी को वो करने दीजिए जो वो बेहतर कर सकती हैं, लोगों के साथ खड़े रहना। तरुण जी, डेरेक ओब्रायन ये कह रहे हैं कि ऐसे वक्त पर आपको कोरोना नहीं दिख रहा है, अम्फन की चिंता नहीं है, चुनावों की चिंता है। आप देखिए, एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो पूरा देश लड़ रहा है, हमें ज्यादा ट्रेन दो। यूपी में लगभग 1200-1300 ट्रेन जा चुकी हैं और लगभग 10,000 बसेज रोड पे डेली काम कर रही। और बंगाल एक ऐसा प्रांत है जहां पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमें बस मत, ट्रेन मत दो। अरे बंगाल के यही ममता जी थी, मैं मानुष और माटी की बात करती थी, ना मानुष की चिंता है ना माटी की चिंता है। बंगाल का मानुष और माटी तूफान में गिरे हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट पे इन्होंने काम नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 4-4 दिन कलकत्ता जैसे मेट्रो सिटी की रोड्स के ऊपर वृक्ष गिरे हैं, 6-6 दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई। आप गांव की स्थिति तो अभी भी दयनीय नहीं है। और कोरोना की लड़ाई है, ममता जी कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ रही, उनको लगता है कि ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आप बताइए, देश के अंदर कोरोना के लिए डॉक्टर्स की टीम कहां भेजनी पड़ी, कोरोना के लिए कहां से सबसे ज्यादा शिकायतें इस देश में आई, तो वो बंगाल। अगर वहां प्रवासियों को ले जाने की, बंगालियों को वहां से निकालने की, बंगालियों को वहां पहुंचाने की बात आई तो सबसे पीछे बंगाल। सहायता लोगों को पहुंचाने की बात आई तो सबसे पीछे बंगाल। अनाज केंद्र ने बेचा, उसको बांटने की बात आई तो सबसे ठीक है। तरुण जी, जल्दी से मैं इसका जवाब तौसीफ अहमद खान से ले लूंगी, लेकिन जल्दी से मैं एक बार, क्योंकि चर्चा में अभी तक कमरुज़मा चौधरी जी को मैं नहीं ला पाई हूं, इसलिए मेरा सवाल उनसे कि सर कांग्रेस की क्या तैयारी है? यहाँ दावा दोनों पार्टियां कर रही है, टीएमसी और बीजेपी का तो पहले वहां पे कुछ अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन कांग्रेस का तो था, उसकी सीटें गिरती जा रही है, आपकी क्या तैयारी है? देखिए अर्पिता जी, आपका सवाल स्वाभाविक है, लेकिन आज जो बंगाल का जो जनता है, जो हम लोग बंगाल में रह रहे हैं, इनको मालूम है कि ममता बनर्जी एक ऑटोक्रेटिक सरकार चला रही है बंगाल में, जिसमें उनका मर्जी के बगैर कोई एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। यहाँ पे भले ही मंत्री वगैरह बहुत सारे हैं, यहाँ पे बहुत सारे एमएलए है, 294 एमएलए है, लेकिन उनका कोई चलती नहीं है, ना डीएम का चलता है, ना डिस्ट्रिक्ट का एसपी का चलता है। तो आज जिस तरह से श्रमिकों का ट्रेन को लेकर जिस तरह से उन्होंने राजनीति की है, वो भी एक तरफ से एक मतलब एक बहुत अजीब और गरीब टाइप का उनका ये था, एक रवैया था कि बंगाल के नागरिक वापस आए बंगाल में। ये कांग्रेस अपनी ओर से कम 10 चिट्ठी ममता बनर्जी को दी है, हमारा यहाँ के प्रदेश का अध्यक्ष सोमेन मित्रा जी, कि भाई बंगाल के लोगों को वापस लाने के लिए जो भी खर्चा लगेगा वो कांग्रेस पार्टी बेयर करेगी, लेकिन आप इसको लेकर राजनीति मत क्या करो। लेकिन ये ममता बनर्जी का आदत है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन दूसरी बात,
कमरुद्दीन चौधरी साहब, आप जिक्र कर रहे हैं मजदूरों का, और कल जब अमित शाह जुड़े थे तो उन्होंने भी मजदूरों की बंगाल में वापसी के मुद्दे पर राज्य सरकार पर सवाल उठाए थे। और एक बार फिर से सुनते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर किस तरह से निशाना साधा। अभी कोरोना वायरस को लेकर भी उन्होंने कहा, जो ट्रेन जा रही थी माइग्रेंट्स को लेकर, उन्होंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। उन्होंने कहा कि ये जो है क्या कहते हैं, कोरोना एक्सप्रेस बोला उसको। तो इस सब को आप कैसे देखते हैं? ये वेस्ट बंगाल से सेंटर की जो लड़ाई है ये बढ़ती ही जा रही है या दरार जो है और गहरी होती जा रही है? हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। यूपी के अंदर 1200 से ज्यादा ट्रेनें गई, बिहार के अंदर लगभग 1000 ट्रेनें गई हैं, बंगाल के अंदर 100 ट्रेन भी नहीं गई हैं। और कोई बंगाली अपने राज्य के अंदर वापस जाना चाहता है और उसको कोरोना एक्सप्रेस का नाम देना, क्या वो बंगाली का अधिकार नहीं है अपने घर वापस जाने का? मैं आपकी चैनल के माध्यम से ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है वो बंगाली नागरिक का जो कहीं तमिलनाडु में बैठा है, गुजरात में बैठा है, महाराष्ट्र में बैठा है, वो अपने परिवार के साथ इस संकट के समय रहना चाहता है, तो उनको वापस न भेजे केंद्र सरकार? और सब राज्यों ने अपने अपने प्रवासी मजदूरों को लिया है, सिर्फ बंगाल में नहीं गए, सबसे कम बंगाल ने लिया है, आज भी ट्रेनें नहीं ले रही। और मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता ये वाक्य को चुनाव में ढंग से याद रखेगी कि जो बंगाली आ रहे हैं उनको आपने कोरोना एक्सप्रेस का नाम दिया है। तौसीफ अहमद खान, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले जल्दी से रुक जरा आशिका का कर लेती हूँ। आशिका, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप स्थिति को बखूबी समझती होंगी। आज की वहां स्थिति क्या है? कोरोना से लड़ाई, अम्फन से लड़ाई, किस स्तर पर राज्य सरकार की तैयारियों को आपने देखा है जमीन पर? जी देखिए, कोरोना की बात करें तो कहीं ना कहीं डेटा पर शुरुआत से सवाल उठते रहे हैं। अभी कल ही राज्यपाल ने ट्वीट कर ये कहा है कि 40,000 से ज़्यादा जो मामले हैं उनकी रिपोर्टें अभी तक आना बाकी हैं। इस मामले में उन्होंने डेरेक ओब्रायन से जवाब भी मांगा है, जवाब नहीं मिला है। ये रही जो है कोरोना की बात। अम्फन की बात करें तो जगह जगह पर जिलों में अभी तक लोग जो हैं वहाँ पर जूझ रहे हैं। गाँव में कहीं पानी घुसा हुआ है, कहीं लोगों के घर टूट गए हैं, उन्हें अभी भी सहायता का इंतज़ार ज़रूर है अर्पिता। लेकिन राज्य सरकार ये भी कहना ज़रूरी है कि ये जो तीन तरफा मार है उसको झेल रही है। एक तरफ माइग्रेंट लेबरर्स, अम्फन, और तीसरी तरफ ये कोरोना। ठीक है आशिका, मैं आ रही हूँ। इन सब के बीच देखिए बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या बंगाल की जनता ने चुनाव में इन सब हालातों को देखते हुए परिवर्तन का मन बना लिया है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह तो ऐसा ही कुछ दावा कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी पिछले काफ़ी महीनों देखा गया है कि वो कोई भी केंद्र पर एक अटैक करने में चूकती नहीं है। आपके ऊपर तो खास करके ये तक कहा है कि अमित शाह जी खुद ही क्यों नहीं बंगाल की सरकार चला लेते हैं। एक तानाशाही का माहौल बना हुआ है और जो है जो चाहते हैं बिना किसी से पूछे राहुल मुझे सुन लो, पहले एक बात का जवाब दे दूं। मैं तो नहीं चला सकता, जी मैं सांसद हूं, बंगाल में जाकर मैं सरकार नहीं चला सकता, मगर इनकी इच्छा भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार चलाए वो बंगाल की जनता बहुत जल्द पूरी करने वाली है। चुनाव होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जिस प्रकार की अव्यवस्था वहां फैली है, बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, तो उन्होंने ठीक ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चला ले। उनकी मंशा बंगाल की जनता जल्दी पूरी कर दी। तौसीफ अहमद खान, मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से अमित शाह भी कह रहे हैं कि परिवर्तन वहाँ होगा, सरकार बदल जाएगी, वहाँ पर बीजेपी की सरकार आ जाएगी, लेकिन तीन महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं, चाहे वो ये कहा जा रहा है कि मरीजों की संख्या सरकार छिपा रही है, प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए पुख्ता कदम जो उठाने चाहिए सरकार को वो सरकार नहीं उठा रही है, और अम्फन तूफान के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए, जिस स्तर पर होनी चाहिए, वो नहीं हुई हैं। तो ये तीन मुद्दे जो हैं ये बहुत जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अगर आप इसमें फेल हो गए तो ये हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए। देखिए, अमित शाह जी गृह मंत्री अपने एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि बंगाल की जनता चाहती क्या है। बंगाल की जनता अभी सहायता चाहती है। अभी बंगाल की जनता इलेक्शन के बारे में नहीं सोच रही है। इलेक्शन के बारे में ये अमित शाह जी सोच रहे हैं और वो अपना ख्याली पुलाव पका रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो अपना फंड खर्च करना है, इतना
जो फंड उन्होंने उठाया है, लेकिन काश वो फंड अगर लोगों की सहायता में कर देते बजाय इसके कि उन्हें इलेक्शन में खर्च करना है, तो शायद उनके जीतने की कोई संभावना रहती। अभी लोगों के साथ में हमने आपके रिपोर्टर ने भी बताया कि 3 तरह का मार झेल रहा है बंगाल। अभी कोरोना, माइग्रेंट वर्कर और साथ में ये तो अम्फन जो सुपर साइक्लोन आया था उससे जो तबाही हुई है। ऐसे माहौल में बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है वो सिर्फ एक ही काम कर रही है, एक ही ध्यान में कि लोगों के दुखों को कैसे बांटा जाए, लोगों तक कैसे सहायता पहुंचाया जाए, जो नुकसान हुआ उसको कैसे पूरा किया जाए। मरीजों की संख्या क्या है? क्या छिपाए जा रहे हैं आंकड़े? राज्यपाल भी पूछ रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से। वो सेलेक्टिव मेमोरी रहते हैं। हाई कोर्ट में गुजरात गवर्नमेंट ने लिख करके एफिडेविट में दिया है कि अगर हम गुजरात में टेस्टिंग बढ़ा देंगे तो 70 कोरोना इन्फेक्टेड मिलेगी। और इनको दिखता है बंगाल, ये कहते हैं बंगाल में हालत बहुत खराब है, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ये कहता है कि गुजरात जो स्टेट है वो सिंकिंग टाइटैनिक हो गया है। गुजरात का जो हॉस्पिटल है वो डंजन बन गया है। हो रही है ना, तो मामला कुछ और पश्चिम बंगाल पर हो रही है, आप गुजरात पहुंच जाते हैं। मैं आपसे आपके आंकड़े, क्योंकि आप देखिए यही आप बेहतर बता पाएंगे स्थिति क्या है। आप बजाय इसके कि अपनी स्थिति आप नहीं बता रहे, आप बता रहे कि पड़ोसी के घर में क्या हाल चल रहा है वो जरा पहले जान लो। अरे आपके घर का पूछ रहे हैं हम, क्या चल रहा है वहां पर, क्या मरीजों के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल भी ले लीजिए साथ में कि प्रवासी मजदूर जो आना चाह रहे हैं उनके लिए अभी तक ट्रेनों की मांग उतनी पर्याप्त क्यों नहीं की गई? क्या आपको अपने यहाँ के जो मजदूर है उनकी चिंता नहीं है? आ रही हूं तरुण जी। देखिए, पहले तो मजदूरों को लाने का काम इन्हें लॉकडाउन से पहले करना चाहिए था। अरे इन्हें नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। इन्होंने आप मुझे ये बता दो, 2 सवाल मेरे महत्वपूर्ण है, उसका जवाब दीजिए। मैं इधर उधर नहीं सुनना चाह रही, और मुझे आरोप और प्रत्यारोप भी नहीं सुन रहा है। उन्होंने नहीं किया, अरे आपने क्या किया मुझे वो बता दीजिए। उन्होंने क्या नहीं किया, मैं सवाल सीधे उनसे पूछूंगी। बीजेपी के प्रवक्ता है यहाँ पर। 27 मई से उन्होंने नोटिफिकेशन स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि ट्रेन से नहीं ले जाएंगे। ट्रेन से मांग ममता बनर्जी ने किया। 3 मई से लेकर के 8 मई तक लगातार चिट्ठी लिखे गए, बोले कि आप ट्रेन चालू कीजिए, हमें। ठीक है तरुण जी, ट्रेन की मांग वो कर रहे हैं, आप लोग दे नहीं रहे उनको ट्रेन। गाइडलाइन उठ गया है। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा है कि पब्लिक डोमेन के अंदर चेक करें। आप तो अर्पिता जी इतने बड़े पत्रकार हैं, एक बार देखिए तो सही कि रोज रेल मंत्री कह रहे हैं, यहां तक कि ट्रेन भेज दी जाती है, कहते हमने मंगाई नहीं है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ममता जी की तानाशाही इतनी हैवी है कि वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहती। वहां पर चुनाव के अंदर 52 मर्डर्स होते हैं केवल इसलिए कि टीएमसी का आधार खोया जा रहा है। टीएमसी के लोग पंचायत चुनाव में पंचायत प्रत्याशियों को उठा के ले जाते हैं। और मैं निश्चित रूप से ट्रेनें भेजी जा रही है ना तरुण जी। बंगाल, अरे बहन आप बताइए, रेल मंत्री ने आपके चैनल पे कहा, तौसीफ अहमद खान, आपने रेल की बात कही, ये तो मुद्दा सुलझ ही नहीं रहा है कि कौन मांग रहा है और कहां भेजी जा रही है, क्योंकि दोनों ही राज्य, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र पर आरोप, केंद्र की तरफ से राज्य पर आरोप, ये नहीं सुलझ सकता मुझे जहां तक लग रहा है। लेकिन प्रवासी मरीजों की संख्या को लेकर जरा मुझे बता दीजिए, क्या वो संख्या छिपाए जा रहे हैं? क्योंकि राज्यपाल सवाल पूछ रहे हैं, टीएमसी को वो तो क्लियर कर देना चाहिए ना। तरुण जी, आ रही हूँ। तौसीफ अहमद खान, इंडिपेंडेंटली कहीं बात पता करिए। राज्यपाल, देखिए राज्यपाल जी है, राज्यपाल जी का जो पद होता है वो अपॉलिटिकल पद होता है, लेकिन राज्यपाल जी एक पॉलिटिकल प्रश्न उठाते हैं, पॉलिटिकल एलिगेशन लगाते हैं। ये तो उन्हें नहीं करना चाहिए। पूछ रहे हैं कि सही संख्या क्या है, तो उसमें राजनीतिकरण किस तरीके से आप कर दे रहे हैं, जरा मुझे समझाइए। राजनीति ऐसे हो रहा है, देखिए वो आकर के टीवी में बोलते हैं, नहीं वो टीवी में क्यों बोलते हैं? आप अपने ये तो भी उन्होंने टीएमसी से पूछा है ना। गवर्नर सच नहीं बताएंगे, गवर्नर जो है वो सिर्फ ठीक है, आ रही मैं तरुण जी अपनी बारी में। नहीं, ऐसे दोनों लोग बोलेंगे सुनाई नहीं देगा। लेकिन गवर्नर क्या, तौसीफ अहमद खान, आपको अगर नहीं पता हो तो आप मुझे ये भी बता दीजिए, क्योंकि मैं आपसे दूसरी बार ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या वहां मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। इस पर आप सबको घेर चुके हैं, अब जरा सच्चाई भी बता दीजिए, क्या है, छुपाए जा रहे हैं क्या? मौत के आंकड़े नहीं छुपाए जा रहे हैं, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को पॉलिटिक्स करना है तो पॉलिटिक्स उन्हें नहीं करना चाहिए ऐसे टाइम पे। राज्यपाल जी को अगर कोई क्यूरियोसिटी है तो वो पत्र लिख सकते हैं चीफ सेक्रेटरी को, वो लिख सकते हैं मंत्री को, लेकिन वो क्या करते हैं, वो टीवी में आकर के लिखते हैं ताकि टीवी में गुजरात की चर्चा ना हो।
लोग जो है बीजेपी के नाकामियों पे सवाल ना उठाए। बीजेपी क्या करने वाली है, अभी वो 9 जून को एक डिजिटल रैली निकालेगी। ऐसे घड़ी में जब सारे देश जो है एक मुसीबत में कमरुज़मा चौधरी साहब, जो स्थिति आपको पश्चिम बंगाल की दिख रही है उसको देखकर क्या लग रहा है? क्योंकि 3 महत्वपूर्ण समस्याएं वहां पर बनी हुई हैं। मरीजों की संख्या, ये आरोप लग रहा है कि छुपा रही है सरकार, हालांकि अभी दावा कर रहे हैं वो कि ऐसा कुछ है नहीं। प्रवासी मजदूरों की सुध नहीं ली जा रही है, ट्रेनों को कहा नहीं जा रहा है कि अभी भेज दीजिए यहाँ पर। और अम्फन तूफान के बाद हालात भी देख लीजिए, उससे उबर नहीं पाए हम अभी पूरी तरीके से। गाँव का हाल तो आपने अगर नहीं देखा है तो आशिका बता देंगी क्या हाल है वहां पर। कमरुज़मा चौधरी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पे बंगाल में जो हम लोग का दुर्दशा है वो साफ नजर आ रहा है। आज आपसे जो मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, नेटवर्क इतने कमजोर है। आज तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्फान तूफान के बाद में 12-13 दिन हो चुके हैं, ना बिजली सही से आ रही है, ना तो नेटवर्क वगैरह अभी तक ठीक हो पाया। लेकिन बहरहाल दूसरा बात ये है, वो देख पा रही हूँ मैं आपकी क्लियर आवाज सुन पा रही हूँ, आप दिख भी नहीं रहे हैं। तौसीफ अहमद खान, वहां पर 3 से 4 दिन हो जाते हैं, अम्फन तूफान से लड़ने की पूरी तैयारी क्या नहीं थी? क्या अभी तक हालात नहीं सुधरे हैं? गांवों की स्थिति देख लीजिए, पानी नहीं है, सड़क नहीं खुले हुए हैं, बिजली और इंटरनेट तो छोड़ ही दीजिए, बिजली नहीं है लोगों के पास। नहीं, देखिए 3-4 दिन पहले लगभग चीफ मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया था कि पूरे राज्य में जहां जहां भी सड़कों में पेड़ गिरे हुए थे उनको क्लियर कर दिया गया, सड़कें सारे खुल चुकी हैं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का आप बात कहती हैं, बिजली का ट्रांसफार्मर बहुत जगह गिरा हुआ है, बिजली का पोल गिरा हुआ है, तो उसको रिपेयरिंग का काम अभी भी चल रहा है। बहुत जगह ऐसा है। ठीक है, तौसीफ अहमद खान तरुण जी पूछ रहे हैं तूफान के इतने दिनों के बाद भी स्थिति क्यों नहीं सुधरी है, वो यही पूछना चाह रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पे तबाही हुआ है कि देखिए ये लोग जो घर, ये तो बाहर निकले हैं नहीं। मैं तो पूर्व सूचना थी, मैं भी बोले हम लोगों को पूर्व सूचना थी। ऐसा होगा कि कितना स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंटर की टीमें वहां पहुंच गई जमाने में। ठीक है, नहीं मैं आप सभी को यहाँ पर रोक रही हूँ, एक सेकेंड, मैं आप सभी को यहाँ रोक रही हूँ। आरोप और प्रत्यारोप से ऊपर उठकर और ये आरोप लगा के कि आप तो एसी में बैठे रहते हैं, दूसरा इंसान भी एसी पर ही बैठा हुआ है। इस वक्त जरूरी है कि आप सड़कों पर पहुंचकर देखिए कि वाकई स्थिति क्या है। बहरहाल आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं, अगर देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,98,706 पहुंच चुकी है, जबकि अब तक 95,527 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं, जबकि अब तक 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 97,581 एक्टिव केस हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,171 नए मरीज सामने आए हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले जो मरीज हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 70,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 23,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 20,834 मरीज हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17,000 से ज्यादा हो चुका है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 8,980 है। कोरोना वायरस के कहर से हालांकि पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में, लेकिन कुछ देशों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। पहले नंबर पर अमेरिका, जहां कोरोना के मरीज 18,11,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 5,26,000 के पार पहुंच चुकी है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 4,14,000 के पार पहुंच चुकी है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,77,000 से भी ज्यादा है। 5वें नंबर पर स्पेन, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,39,000 से ऊपर हो गई है।
उधर लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद दिल्ली यूपी के नोएडा बॉर्डर पर लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई हैं। दिल्ली से नोएडा अपने काम पर जाने वाले लोगों को पुलिस अब भी रोक रही है और बिना पास के जाने नहीं दी जा रही है, जबकि लोगों का कहना है कि पास के लिए भी उन्हें धक्के खाने पड़ रहे हैं, फिर भी उन्हें पास नहीं मिल पा रहा जिससे वो अपने काम पर पहुंच सकें। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर मंगलवार की सुबह यानी आज ट्रैफिक का हाल हम आपको दिखाते हैं। ये गाड़ियां जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली की ओर से आ रही हैं, जो कि नोएडा की सीमा में जिन्हें प्रवेश करना है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जवान भी हैं। जो गाड़ियां आ रही हैं दिल्ली की तरफ से उनसे पूछा जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है कि क्या आपके पास परमिशन है, उसके बाद एंट्री की जा रही है। लेकिन जो सख्ती पहले नज़र आ रही थी लॉकडाउन के दौरान वो अभी देखने में नहीं नज़र आ रही है। और सोमवार को गौतम बुद्ध के जो डीएम हैं एलवाई सुहास, उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें एक रिपोर्ट दी है जिसके मुताबिक पिछले 20 दिनों में नोएडा में कोविड-19 के जो 42% केस आए हैं उसका ओरिजिन दिल्ली ट्रेस किया गया है। इसी वजह से अब दोबारा वापस नोएडा दिल्ली सीमा पर सख्ती की जाएगी और जिन वाहनों के पास, जिन गाड़ियों के पास वैलिड परमिशन है, पासेज हैं, उनको ही नोएडा की सीमा में घुसने दिया जाएगा। कैमरामैन दिनेश देवरी के साथ नीतीश कुमार, दिल्ली नोएडा फ्लाईवे, न्यूज़ 18 इंडिया। डीएम का लेटर नहीं हमारी कंपनी ने हमें दिया जी, हमारे एम्प्लॉई हमारे पास काम करते हैं। डीएम एसडीएम का कोई, मैंने साइट सारी चेक कर ली, कोई लेटर नहीं बन पा रहा। सिर्फ जो प्रवासियों के उसमें खुला था सिर्फ तभी वो बन पा रहा था, उसके अलावा बन ही नहीं पा रहा। मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, मैं सैंपल देने गया था, मुझे परमिशन नहीं मिली हुई है पर मुझे जाने के पास बनवा कर लाई है, जबकि इसमें डिप्टी कमिश्नर की भी मोहर लगी हुई है, ओरिजिनल कागज है। नोएडा में डेली जाता हूँ, डेली आज रोक रहे हैं और डेली मैं जाता हूँ। मैं 2 महीने से सेक्टर 58 में मेरा ऑफिस है, वहाँ जॉब करता हूँ।